आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात करेंगे मायावती के उस बैरियर की जिसे उन्होंने सपा की साइकिल के रास्ते में लगा दिया है। क्योंकि दलित वोट बैंक को लेकर अखिलेश जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए मायावती ने हुंकार भर दी है। इसके साथ ही आज बात ओम प्रकाश राजभर की बेकरारी पर भी होगी जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राजभर ने कह दिया कि गठबंधन के लिए उनके लिए हर दरवाजा खुला है, लेकिन इस बात में दम कितना है इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि अब होगा हर खबर का विश्लेषण। सबसे पहले अब बात करते हैं समाजवादी सूरमा के उस संघर्ष काल की जो चिंताएं बढ़ा रहा है। आज 8वां दिन था जब मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी थी। मेदांता अस्पताल की तरफ से जब हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ तो परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अस्पताल की तरफ से मुलायम की हालत और ज्यादा खराब बताई गई। देश भर में दुआओं का दौर जारी है, क्योंकि इस वक्त धरती पुत्र को दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। समाजवादी सूरमा का संघर्ष काल। नहीं हो रहा सुधार, दवा संग दुआओं की दरकार। इस समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल संघर्ष काल है, क्योंकि समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। दिन बढ़ रहे हैं और चिंताएं भी बढ़ती जा रही। रविवार को जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो चिंताएं और बढ़ गई, क्योंकि इस बार बताया गया कि मुलायम की हालत और ज्यादा नाजुक हो गई है। अभी भी वो जीवन रक्षक दवाओं पर है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही। सबकी निगाहें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पर टिकी हैं। ये धीरज का सबसे कठिन इम्तिहान है। 82 साल के मुलायम 2 अक्टूबर को मेदांता में भर्ती कराए गए थे। लो ब्लड प्रेशर के साथ ही ऑक्सीजन का स्तर गिरने की शिकायत के साथ ही कई दूसरी सेहत संबंधी मुश्किलों की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से समाजवादी पार्टी के संरक्षक लगातार मुश्किल चुनौतियों से संघर्ष कर रहे हैं। देश भर से नेताओं का मेदांता पहुंचना जारी है। अखिलेश हर रोज सुबह अस्पताल पहुंच जाते हैं और दिन भर अस्पताल में ही रहते हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मेदांता पहुंचे और मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। बाहर आकर कहा, हालत स्थिर है, रिकवरी की उम्मीद है। देखिए, जो डॉक्टर्स से और अखिलेश यादव जी से जो बात हुई, माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी की हालत स्थिर बनी हुई है और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु जल्द से जल्द ठीक करें। भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं वो, और राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों का निर्वाह दलगत भावनाओं को पीछे छोड़कर कैसे किया जाता है, ये अगर सीखना हो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से वो चीज़ सीखने लायक है। मुलायम की नासाज तबीयत भाजपा नेता और उनकी बहू अपर्णा यादव को भी मेदांता अस्पताल तक ले आई। मेदांता में अपर्णा यादव ने मुलायम की तबीयत का हाल जाना। उम्मीदें तो करोड़ों लोगों को है, और उम्मीद तो ऐसी चीज है जिसने आंखों का बांध रोक रखा है। नेताजी भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर सोचते हैं, तभी तो दूसरे दल के नेताओं का दिल भी जोर जोर से मुलायम के लिए धड़क रहा। एक जमीनी नेता अस्वस्थ हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ हों, प्रदेश का और अपने परिवार का नेतृत्व करें। पूरी समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे कठिन दौर है। धरती पुत्र के लिए जगह जगह मृत्युंजय साधना हो रही। लखनऊ के आनंदेश्वर मंदिर में सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने हवन किया, नेताजी की लंबी उम्र की कामना की।
मुलायम सिंह यादव हैं, नेताजी का इलाज लगातार जारी है। अखिलेश यादव बीते 8 दिनों से वहीं मेदांता में ही मौजूद हैं और आज उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, इस कामना के साथ खुद समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी खुद पहुंचे हैं लखनऊ का ये बिजनौर रोड पर जो आनंदेश्वर मंदिर है वहां पर। और देखिए मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना की है पहले उन्होंने, और अब हवन में भी शामिल हो रहे हैं। नेताजी की नासाज तबीयत ने पूरी समाजवादी पार्टी को ठहराव की मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। सियासत पर पूरी तरह से युद्ध विराम है। इंतजार सिर्फ इस बात का कि कब नेताजी उनके बीच खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं मायावती की दलित पुकार की। काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये लंबे समय की बात था जब बसपा ने कोई बड़ा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम से मायावती ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ाई लड़ने का मैसेज दिया, क्योंकि मायावती को पता है कि अगर अभी वो एक्टिव नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी समेत बाकी कई दल उनके वोट बैंक पर निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। मायावती की दलित पुकार, लखनऊ से आयरन लेडी हुंकार, साइकिल की राह में बसपा का बैरियर तैयार। लखनऊ में एक बार फिर बसपा के नीले झंडों से पटा दिखाई। मौका था बसपा के जन्मदाता और संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि का। हर बार की तरह इस बार भी मायावती ने धूमधाम से काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया, लेकिन इस बार के कार्यक्रम से एक ऐसा संदेश दिया गया जैसा इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। बसपा कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग लगाए गए थे उसमें मायावती को समर्थकों ने आयरन लेडी बता दिया और ये मैसेज दिया कि यूपी की सियासत में मायावती फिर से अपनी छाप छोड़ेंगी और विरोधियों को पटखनी देंगी। तमाम लंबे समय से बीएसपी सुप्रीमो के होर्डिंग बैनर तो लगते रहे, लेकिन आयरन लेडी आज लिखा गया है और पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये होर्डिंग लगाई गई है। इंदिरा गांधी को कहा जाता था आयरन लेडी, लेकिन आज हम एक बदलाव भी इस होर्डिंग में देख रहे हैं। मायावती को आयरन लेडी पार्टी ने बताया है और ये पूरे कार्यक्रम के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से इसी साल के अंत में जो नगर निकाय के चुनाव है, बीएसपी अब उस चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कोशिश है कि मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। समर्थक भले मायावती को आयरन लेडी बताएं, लेकिन मौजूदा सच ये है कि बसपा आज सबसे खराब दौर से गुजर रही। लोकसभा में गठबंधन के सहारे भले 10 सीटों का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने पर हाथी कितना पानी में है ये मायावती को भी अच्छे से पता चल गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह उस दलित वोटर का छिटकना है जो कभी मायावती की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। अब मायावती इसी दलित वोटर को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। मायावती ने कहा, बहुजन समाज आजादी के 75 साल बाद भी अपना कानूनी और संवैधानिक हक मांगते मांगते थक गया है। अब उसे पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनाने के अभियान में जुट जाना होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपके लिए परीक्षा हो सकता है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ 4 बार अपनी पार्टी की सत्ता प्राप्त करके ये देख लिया है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इसीलिए यह अभियान हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश है और इसी संकल्प के साथ काम भी करना है। यानी मायावती अपने खोए हुए जनाधार को फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट शेयर घटता गया और स्थिति अब यह आ गई है कि बसपा का वोट शेयर करीब 10% घटकर 13% के आसपास पहुंच गया है। और अगर मायावती अभी भी मुस्तैद नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भाजपा लगातार उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही और अखिलेश की नजर भी दलित वोटर पर है और वो लगातार अंबेडकर का नाम लेकर मायावती को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला,
वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। मायावती के दलित वोटर पर सिर्फ भाजपा और सपा की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी नजर है। तभी तो कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले और काशीराम के शिष्य रहे ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में बसपा के कई नेताओं ने सपा का दामन भी थाम लिया था। यही वजह है कि सपा की दलित पॉलिटिक्स की कोशिश को नाकाम करने के लिए मायावती ने फिर से हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दलित वोटर को एकजुट करने की कोशिश सिर्फ मायावती ही नहीं कर रही बल्कि भाजपा की कोशिश भी दलित वोटर का दिल जीतने की है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम योगी ने एक ऐसा ऐलान किया जो बताता है कि दलित वोटर को लेकर भाजपा कितनी मुस्तैद है। सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पहुंचे और दलित समाज के उत्थान वाला संदेश दिया। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कानपुर में वाल्मीकि समाज के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी का वाल्मीकि प्रणाम, उत्थान के लिए आयोग का इंतजाम। रामायण के रचयिता को सीएम योगी का नमन। मौका वाल्मीकि जयंती का था और सीएम योगी ने इस मौके पर दलित समाज को एक ऐसी सौगात दी जिसे इस समाज के उत्थान के लिए अहम बताया जा रहा। सीएम ने वाल्मीकि समाज के बेहतर भविष्य के लिए एक आयोग गठन करने की बात कही है। इस दिशा में हम लोग शीघ्र निर्णय लेकर के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और सफाई कार्य के साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करने वाले जितने भी सफाई कार्मिक हैं, इनके उत्थान के लिए राज्य शासन के स्तर पर, केंद्र शासन के स्तर पर क्या कुछ अच्छी योजनाएं तैयार हो सकती हैं, इसके लिए वह आयोग अगर अपनी रिपोर्ट अविलंब हमें उपलब्ध कराता रहेगा तो राज्य सरकार को उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ में सुभाष चंद्र चौक पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही वो एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। सीएम ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम का साक्षात्कार हम सबसे करवाया। भगवान राम का पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था और उसके बाद दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं जो वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी को और कलयुग में संत तुलसीदास जी को। इसके साथ ही सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी वादा किया। वहीं कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। भागवत ने वाल्मीकि को प्रणाम किया और उन्होंने भी रामायण के रचयिता को नमन किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, श्री राम का चरित्र जिया है। वाल्मीकि जी ने उनके अनुकरणीय गुणों का पूर्ण वर्णन किया है, सारा सार विचार करके सारी बातें रखी। भगवान वाल्मीकि जी हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में जिस मनुष्य को मानव बनना है उसके लिए महत्वपूर्ण है, गौरव के निधान है, आराध्य है। संघ प्रमुख को अपने बीच पाकर वाल्मीकि समाज के लोग भी काफी खुश नजर आए। अब व्यवस्था में जो काबिल है, जात नहीं, जो काबिलियत अगर प्रधानाचार्य की रखता है वो प्रधानाचार्य बनेगा, अगर वो टीचर की रखता है वो टीचर बनेगा, जो चपरासी की रखता है वो चपरासी बनेगा, जो सफाई कर्मचारी की रखता है सफाई कर्मचारी बनेगा। तो मतलब उनका जो इशारा था कि हमें जात आधार पर नहीं, उनके गुणों के आधार पर
कर्म के आधार पर उसको महत्व देना चाहिए। एक तरफ संघ दलित समाज के करीब पहुंचकर उनको साथ जोड़ रहा, तो दूसरी तरफ सरकार दलितों के लिए कभी आयोग तो कभी और कोई दूसरी सौगात देकर उन्हें राजनीतिक रूप से अपने और पास लाना चाहती है, क्योंकि ये दलित वोटर ही हैं जिनका मायावती से मन भरा तो वो भाजपा के पास चले गए और यूपी में दोबारा भाजपा को सत्ता तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी सावधान यात्रा पूर्वांचल की परिक्रमा करते करते मिर्जापुर पहुंची। राजभर लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 24 के चुनाव में उनका किस दल के साथ गठबंधन होगा। आज राजभर ने इशारों इशारों में इस सवाल पर से पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मंजिल में अभी भी कई बाधाएं खड़ी हैं। राजभर बेकरार है, बुलावे का इंतजार है। सुभाषपा की पूर्वांचल फेरी किस बात की है देरी। चुनाव भर भाजपा को कोसने वाले ओपी राजभर अब हर हाल में भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन। उनकी सावधान यात्रा रविवार को मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर 27वां जिला था जहां उनकी सावधान यात्रा पहुंची। ओपी राजभर बात तो पिछड़ों की लड़ाई की कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा मकसद किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर है जो उनकी छड़ी को सहारा दे सके। राजभर की जुबान अखिलेश के लिए हर वक्त कठोर दिखाई दे रही, लेकिन भाजपा का नाम आते ही बातें मलाई की तरह होने लगती हैं। राजभर ने कहा है कि राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं, गठबंधन के दरवाजे हर तरफ से खुले हैं। कहाँ रास्ता बंद है कहीं? क्या बीजेपी आपसे बात कर रही है? क्या हमसे कोई बात नहीं करा, ना हम किसी से बात कर रहे। राजभर हर दरवाजे खुले होने की बात भले कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि सपा से नाता टूटने के बाद कांग्रेस और बसपा ने राजभर के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस वक्त भाजपा के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि मंत्री अनिल राजभर पहले ही ओपी राजभर के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड टांग कर बैठे हैं और भाजपा के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते। राजभर भैया का तो उनका क्या कहा जाए, सुबह कहीं और शाम, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और, उनका पाँव जब एक जगह पर नहीं रहता और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना विश्वसनीयता राजनीति में खो दिया है और राजनीति विश्वसनीयता मांगती है। और जब आप विश्वसनीय नेता रहेंगे तो नेतृत्व ठीक से करेंगे। अब समाज में भी विश्वसनीयता खो रहे हैं। यानी राजभर को भाजपा स्वीकार कर लेगी, इसमें अभी पेच है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता जब राजभर भाजपा को ही भला बुरा कहते दिखाई देते थे और राजभर भविष्य में किसके साथ किस तरह का बर्ताव कर ले ये यूपी के नेताओं को अच्छे से पता चल गया है। हालांकि कुछ भाजपा नेता ऐसे हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को भी ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का शासन मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कल का भूला, सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ जायज भी, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती ओपी राजभर के सामने है, क्योंकि अगर किसी दल ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया तो उनकी छड़ी पस्त पड़ सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है राजभर अकेले चुनाव लड़कर एक सीट भी नहीं जीत सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं मौसम के अक्टूबर वाले प्रचंड प्रहार की। आसमान से जो पानी बरस रहा है वो लोगों के लिए आफत बन गया है। कहीं खेत डूब गए तो कहीं पूरा का पूरा शहर जल समाधि ले चुका है। अलीगढ़ से लेकर आगरा तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में मौसम की विनाश लीला। गांव डूबे, शहर डूबे, सब कुछ डूब गया। ये तैरते अस्पताल की डूबने वाली हकीकत है।
ये बारिश की मार है या सिस्टम का सितम? सब कुछ डूब चुका है, रास्ते डूब गए हैं, जमीन को पानी ने निगल लिया है। सांसों की जंग पर पानी का ऐसा प्रहार अलीगढ़ ने पहली बार देखा है। आप कह सकते हैं लगातार हो रही बारिश में पूरा अलीगढ़ डूब चुका है। कहां की तस्वीर दिखाएं आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के वार्ड पानी से भर गए हैं। बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। विद्युत उपकेंद्र पर जो मशीनें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। पूरा अलीगढ़ ही पानी पानी हो चुका है। बारिश सिर्फ परेशान नहीं कर रही, जान पर भी भारी पड़ जा रही। ये देखिए, मेरठ में एक कार नाले में जा गिरी। ये बुलंद शहर की तस्वीर है जहां बिजली घर पानी पानी हो चुका है। यहां पानी आने के चलते कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। लोग परेशान हैं और इसी के साथ विश्लेषण में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।